डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 11th क्लास की हॉर्नबिल के प्रोज वाले पोर्शन से सेकंड लेसन वी आर नॉट अफ्राइड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर का अध्ययन करेंगे। इसके राइटर गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट हैं। गॉर्डन कुक का जन्म 3 दिसंबर 1978 में टोरंटो में हुआ था। ये एक सेलर थे और एलन ईस्ट का जन्म 18 नवंबर 1923 को ईस्ट डेरी में हुआ था। ये एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे, लेखक थे। यहाँ गॉर्डन कुक के द्वारा की गई समुद्री यात्रा का वर्णन किया गया है, जिसमें उनका पूरा परिवार है। वे समुद्र में मुसीबत में फंसे हुए हैं और तब उनकी बेटी उन्हें सांत्वना बंधाते हुए जो शब्द कहती है, वी आर नॉट अफ्राइड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो यहाँ इसी का पूरा विस्तार से यात्रा वृत्तांत का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसे हम आज देखते हैं और लिखते हैं। इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी सन जेनाथन 6 year, daughter Susan 7 year, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. For the longest time, Mary and I, a 73-year-old businessman, had dreamed of sailing in the bark of the famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters. लिखते हैं कि 1976 की जुलाई में मेरी पत्नी मैरी और मेरा बेटा जेनाथन जो 6 वर्ष का था, मेरी पुत्री सुजने जो 7 साल की थी, हम लोगों ने इंग्लैंड के पॉलीमाउथ से यात्रा करने का प्लान बनाया, योजना बनाई, जो 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक द्वारा पूरी दुनिया की समुद्र यात्रा की गई थी। मैं जो एक 33 वर्षीय व्यापारी था और मैरी ने लंबे समय से प्रसिद्ध खोजों का अनुगमन करने का सपना संजोया था और पिछले 16 सालों से हम अपने खाली समय को ब्रिटिश समुद्र में समुद्री यात्राओं की क्षमताओं को विकसित करने के लिए बिता रहे थे। आगे लिखते हैं। अवर बोट वेब बाकर ए 23 meter 30 ton wooden hulled beauty had been professionally built, and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. अगर देखते हैं, the first leg of our plan 3 year 1,05,000 kilometer journey passed leisurely as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. There, before heading east, we took on to crewmen American Larry Wiggle and Swiss Herb Sailor to help us taking one of
the world's roughest seas, the Southern Indian Ocean। लिखते हैं कि हमारी लकड़ी की बनी 23 मीटर लंबी और 30 टन वजन की वेब बाकर नाम की जो नौका थी उसको कुशलतापूर्वक बनाया गया था और उसे इस तरह से बनाया गया था कि ख़राब से ख़राब मौसम में ये काम करे और इसके लिए महीनों तक परीक्षण किया गया था ताकि कि हमारी नियोजित 3 वर्ष और 1,05,000 किलोमीटर लंबी यात्रा का पहला चरण था। हम अफ्रीका के पश्चिमी किनारे से होते हुए केप टाउन पहुँचे। स्वाभाविक ढंग से यह यात्रा संपन्न हुई। वहाँ पूर्व की ओर आगे बढ़ने से पहले दुनिया के सबसे खराब सागर दक्षिणी हिंद महासागर का सामना करने में हमारी मदद करने के लिए हमने 2 नाविकों को लिया। अमेरिकी नाविक लैरी विज़ल और स्विट्ज़रलैंड का निवासी हर्व सिगलर को साथ ले लिया था। आगे लिखते हैं, On our second day out of the Cape Town, we began to encounter strong gales for the next few weeks. They blow continuously. Lace did not worry me, but the size of the waves was alarming, up to 15 meters as high as our mainmast. December 25 found us 3,500 kilometers east of Cape Town. Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday complete with a Christmas tree. New Year's Day saw no improvement in the weather, but we reasoned that it had to change soon, and it did change for the worse। लिखते हैं कि केप टाउन से निकलने के बाद दूसरे दिन हमें बहुत अधिक तेज़ हवाओं का सामना करना पड़ा। अगले कुछ सप्ताहों तक वे लगातार बहती रहीं। ये हवाओं की चिंता नहीं थी, किंतु जो लहरें बड़े आकार की थी वो चौंकाने वाली थीं। वे 15 मीटर तक की ऊंचाई की थी और वो हमारे नाव के मस्तूल से भी ऊंची थीं। आगे लिखते हैं कि 25 दिसंबर को हम केप टाउन से 30,500 किलोमीटर पूर्व की ओर पहुंच गए। अत्यंत खराब मौसम के बावजूद क्रिसमस ट्री के साथ हमने शानदार छुट्टी मनाई। नववर्ष के दिन मौसम में कोई सुधार नहीं हुआ, किंतु हमने अपने आप को समझाया कि यह शीघ्र ही बदल जाएगा। हाँ, ये बदला तो, लेकिन और अधिक खराब होने के लिए, अर्थात मौसम और ज़्यादा खराब हो गया। आगे लिखते हैं, ए डाउन ऑन जनवरी 2 द वेव्स वर gigantic. We were sailing with only a small storm jib and were still making 8 knots as the ship rose to the top of each wave. We could see endless enormous seas rolling towards us, and the screaming of the wind and spray was painful to the ears. To slow down the boat down, we dropped the storm jib and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern. Then we double lashed everything, went through our life raft drill, attached lifeline, donned oil skins and life jackets and waited। बताते हैं कि 2 जनवरी की सुबह लहरें विशाल थीं। हम तूफान में काम आने वाले छोटे पाल के साथ यात्रा कर रहे थे और 8 नॉट की गति से आगे बढ़ रहे थे। जब जब जहाज़ हर लहर के ऊपर उठता,
हमें विशाल और अनंत लहरें हमारी ओर उमड़ती हुई दिखाई पड़ती थीं तथा हवा की साएं साएं तथा बौछारें कानों के लिए कष्टदायी थीं। नाव की गति कम करने के लिए तूफान में काम आने वाली पाल को गिरा दिया तथा नाव के दुमपाल के आर पार भारी रस्सी का फंदा डाल दिया। फिर हमने हर चीज़ को दोबारा बांध दिया। जीवन रक्षक नौका को काम में लेने की तैयारी व अभ्यास किया। जीवन रक्षक रस्सियाँ बांध लीं, जलरोधी कपड़े और जीवन रक्षक जैकेट पहनी और प्रतीक्षा करने लगे। आगे लिखते हैं, द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ impending disaster came at about 6 p.m. with an ominous silence. The wind dropped and the sky immediately grew dark. Then came a groaning roar and an enormous cloud towards aft of the ship. With horror, I realized that it was not a cloud but a wave like no other I had ever seen. It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves, with a frightful wreaking crest. The roar increased to a thunder as the storm moved up the face of the wave, and for a moment I thought we might rid of it. But then a tremendous explosion shocked the deck. A torrent of green and white water broke over the ship. My head smashed into the wheel and I was awake of flying overboard and sinking below the waves. I accepted my approaching death, and as I was losing conscience, I felt quite peaceful. लिखते हैं, आसन्न संकट का पहला अशुभ संकेत लगभग 6 बजे शाम को आया। हवा धीमी पड़ गई थी और शीघ्र ही आकाश काला पड़ गया। फिर गर्जना बढ़ने लगी और जहाज़ के पिछले हिस्से पर विशालकाय बादल आ गिरा। भयभीत अवस्था में मैंने महसूस किया कि यह बादल नहीं वरन एक विशालकाय लहर थी जो हमारी तरफ बढ़ी। ये एकदम ऊर्ध्वाधर दिखाई पड़ रही थी और भयावह तरीके से टकराने वाले शिखर वाली ये लहर अन्य लहरों से कई लगभग दोगुनी ऊंचाई की थी। जब जहाज़ का पिछला हिस्सा लहर के आगे हिस्से पर उछला तो शोर गर्जना में बदल गया और एक क्षण के लिए मैंने सोचा हम लहर के ऊपर चढ़ जाएंगे, किंतु जबरदस्त धमाके के साथ जहाज़ की छत को हिला डाला। तेज धार हर और सफ़ेद पानी भारी मात्रा में जहाज़ के ऊपर बिखर गया था। मेरा सिर जहाज़ के पहिए से जा टकराया, जिससे जहाज़ को संभाला जाता है, दिशा दी जाती है। मुझे जहाज़ से गिरने पर और लहरों के बीच डूबने का एहसास हुआ। मैंने अपनी आसन्न मृत्यु को निकट आती मृत्यु को स्वीकार कर लिया और जब मैंने महसूस किया कि मैं चेतना खो चुका हूँ तो मैंने शांति महसूस की और शांत महसूस कर रहा था मैं खुद को। आगे लिखते हैं, अनएक्सपेक्टली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर ए फ्यू meters away. Baywalker was near capsized, her masters almost horizontal. Then a wave hurled her upright. My lifeline jerked taut. I grabbed the guard rails and sailed through the air into Baywalker's main boom. Subsequent waves tossed me around the deck like a roll doll. My left limbs cracked, my mouth filled with blood and broken teeth. Somehow I found the wheel, lined up the stern for the
नेस्ट वेव एंड हग ऑन। बताते हैं कि एकाएक रूप से मेरा सिर बाहर आ गया। कुछ ही मीटर दूर वेव आकर डूबने जा रहा था। उसके मस्तूल लगभग क्षैतिज हो गए थे। फिर एक लहर ने उसे धक्का देकर सीधा कर दिया। मेरी जिंदगी झटके के बीच गई। मैंने सुरक्षा प्रदान करने वाली रेलें पकड़ ली थी और हवा में तैरता हुआ वेव आकर के मुखलट्टे से जा टकराया। अगली लहरें मुझे छत पर चारों पुराने कपड़े की तरह लुढ़काती रहीं। मेरी बाईं पसलियाँ चरमरा गईं। मेरा मुंह खून और टूटे हुए दांतों से भर गया। जैसे तैसे मुझे संतुलन चक्र मिला। दंबल की अगली लहर के लिए व्यवस्थित किया और चिपका रहा।